तो जनाब अब काम शुरू हुआ एयर सर्विसेज ट्रेनिंग का। पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत सारे फ्रेटर जहाज खरीदे, उसके लिए पायलट्स की बड़ी शॉर्टेज हो गई। टायर्ड ग्रुप कैप्टन एरिक स्प्रॉसन, लेजेंडरी थे मिस्टर कैचवॉल, ये लोग बर्तानिया से आए थे। तो जनाब ये एक मिशन पे गए, कॉर्डिनेटर स्प्रॉसन, एरिक स्प्रॉसन, इन्होंने बेल आउट किया। पायलट का पकड़े जाना बहुत ही खतरनाक होता है हर तरह से। सबसे पहले जो पाकिस्तानी एम्प्लॉई थे, और जी स्टॉट ने जो चिगवल की हिस्ट्री लिखी है उसके अंदर रशीद साहब का जिक्र उन्होंने किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन साजिद हबीब, और ये है मेरा ऑफिशियल चैनल। अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो घंटी बजा दें। तो आज मैं आपके पास पीएफ कॉलेज सरगोदा बनने का जो पार्ट 2 है वो लेके आया हूँ। हमने पहली एपिसोड में देखा कि इसका अप्रूवल कैसे हुआ और कब जो है फैसला हुआ और इसका ओके कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो जनाब अब काम शुरू हुआ एयर सर्विसेज ट्रेनिंग का, यानी कि एयर सर्विसेज ट्रेनिंग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आपकी टीम आएगी, ब्रिटिश एक टीम आएगी जो पाकिस्तान में सरगोदा के मकाम के ऊपर ये इंस्टीट्यूशन जो है इसको इस्टेब्लिश करेगी। जो दूसरा इंस्टीट्यूशन था, अब मैं आपको फ़र्क बता दूं, शायद कुछ लोअर टॉपा वाले इस बात पे माइंड करने की कोई बात नहीं है, ये तारीख का हिस्सा होता है। जो लोअर टॉपा में स्कूल बनना था वो अप्रेंटिसेस के लिए बनना था, यानी जो टेक्निकल केडर होता है, जो एयरमैन होते हैं उनके लिए बनना था। जो ऑफिसर जिन्होंने फ्लाइंग और उस साइड पे जाना था उनके लिए सरगोदा में बनना था। और तकरीबन 10 साल के बाद इन दोनों को मर्ज करके दोनों स्कूल्स को एक कॉलेज बन जाना था। लेकिन हुआ यूं कि उन्हीं दिनों रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत सारे फ्रेटर जहाज खरीदे, बल्कि वो हमें खरीदवाए गए। उसके लिए पायलट्स की बड़ी शॉर्टेज हो गई, और उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स ने फैसला किया कि फिलहाल लोअर टोपा में भी हम ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का ये स्कूल बना देते हैं। तो यूं इसका आगाज हुआ। तो जनाब दिसंबर, तकरीबन नवंबर एंड दिसंबर 1952 की बात है कि एयर सर्विसेज ट्रेनिंग हैम्बल की टीम, जिसकी क़यादत कर रहे थे रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन एरिक स्प्रॉसन, और उनके साथ उनके नंबर 2 थे जिन्होंने हेडमास्टर बनना था, मिस्टर जी स्टॉट। ये वहां से अपनी टीम के साथ एक उस जमाने के तैयारे के ऊपर पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे। खलीज के इलाके में इनके जहाज की क्रैश लैंडिंग हुई। ये सब खैरियत से रहे, बड़ी अच्छी क्रैश लैंडिंग हुई, लेकिन उसकी वजह से इनका आना जो था वो कुछ उसमें डिले हो गया। खैर शुक्र हुआ, जान बची। और उसके बाद ये अगले किसी और जहाज इनके वहां तक पहुंचा और उसके जरिए ये पाकिस्तान वाया कराची ये पाकिस्तान पहुंचे। और मिस्टर स्प्रॉसन या रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन स्प्रॉसन, थोड़ी सी उनके बारे में बात हो जाए क्योंकि उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो मैं चाहता हूं कि उनके बारे में बताया जाए कि कैसे उनका एयरफोर्स से ताल्लुक था और कैसे उनका एजुकेशन सेक्टर से ताल्लुक था। तो जनाब स्प्रॉसन जो थे ये इससे पहले 2 मिलिट्री कॉलेजेस सब कॉन्टिनेंट में खुल चुके थे। 1923 की बात है। एक देहरादून में खुला जिसको रिमकॉल कहते हैं, उस ज़माने में तो रॉयल इंडियन मिलिट्री वो था, लेकिन बाद में राष्ट्रीय हो गया। और दूसरा उसके तकरीबन 10 दिन के बाद खुला था मिलिट्री कॉलेज झेलम। तो स्प्रॉसन जो थे, और इनका भी शुरू में जो बहुत सारा जो इनके पढ़ाने वाले थे, जैसे जो बाद में एक लेजेंडरी थे मिस्टर कैचवॉल, ये लोग बर्तानिया से आए थे क्योंकि इनके पास पब्लिक स्कूल का एक्सपीरियंस था। तो स्प्रॉसन वाज ऑन द फैकल्टी ऑफ देहरादून। तकरीबन 1932, 33, 34, 35, 36 में ये देहरादून की फैकल्टी के ऊपर थे। तो इनका एकेडमिक एक्सपीरियंस था। यंग गाय, ही वाज वेरी यंग गाय। उसके बाद उन्होंने 1936 में रॉयल एयरफोर्स को ज्वाइन कर लिया फ्लाइंग ब्रांच में। और उसके बाद मज़े की बात ये है कि उसके बाद ये इनकी, चूँकि रॉयल एयरफोर्स तो आधी दुनिया के ऊपर बरतानिया की हुकूमत थी, तो वहाँ इनकी एयरफोर्स जाती थी। ये कराची में ड्रेग रोड के ऊपर एक जो समंदर के ऊपर पेट्रोलिंग करने वाले जहाज थे, उनकी फ्लाइट के ये फ्लाइट कमांडर थे।
तो ये आप समझ लीजिए कि जंग अजीम से पहले ये वहाँ पे फ्लाई कर चुके थे। और ड्रिग रोड बाय द वे, जिसको आप शाहराह फैसल के नाम से पुकारा जाता है, ये सब कॉन्टिनेंट का गालिबन सबसे पुराना जो है एरोड्रोम है, हवाई अड्डा है। यहाँ पे परफॉर्म किया। उसके बाद एरिक स्प्रॉसन फ्लाइट लेफ्टिनेंट से इनकी पोस्टिंग बर्मा की तरफ हो गई। बर्मा में इन्होंने एक किसी डूबते जहाज़ को स्पॉट करके उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, जिसकी वजह से इनको एक डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस भी मिला इनको। अच्छा, अब स्टोरी एरिक स्प्रॉसन की यहाँ ख़त्म नहीं होती है। ही गेट्स प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ स्क्वाड्रन लीडर। अब इनकी जो उस वक्त जंग अजीम शुरू हो चुकी थी और अभी इनकी पोस्टिंग हो गई वहीं बरतानिया में, किसी हवाई अड्डे के ऊपर, किसी उनके एयरफोर्स बेस के ऊपर। तो फ्रांस के ऊपर कब्जा हो चुका था जर्मनी का, और ये इस वक्त जो थी जंग जारी थी जर्मनी के इस सेक्टर में, जर्मनी के और बरतानिया के दरमियान। तो जनाब ये एक मिशन पे गए स्क्वाड्रन स्प्रॉसन, एरिक स्प्रॉसन, और उसमें इनका जहाज जो था वो हिट हुआ और इन्होंने बेल आउट किया। जी हाँ, उस जमाने में बेल आउट करते थे। फर्क ये होता है कि इजेक्शन सीट जो आजकल इस्तेमाल होती है उसके नीचे रॉकेट पैक्स लगे होते हैं, आपने पैराशूट पहना होता है, यू डोंट हैव टू आप अनस्ट्रैप और बाहर नहीं निकलना होता। आप जो है आप अपना एक सिर्फ एक हैंडल खींचते हैं या एक बटन दबाते हैं, वो रॉकेट्स फायर होते हैं, आपकी कैनोपी जहाज की उड़ती है, आप निकलते हैं उसके बाहर से और एक हाइट के ऊपर जाके सीट अलग हो जाती है, पैराशूट खुलता है और आप हिफाजत से नीचे आ जाते हैं। लेकिन उस जमाने में बेल आउट करते थे और उसमें क्या होता था कि पैराशूट आपने पहना होता था और आपको खुद उठ के छलांग लगा के दरवाजे से या कॉकपिट से नीचे छलांग लगा के और फिर हाथ से पैराशूट खोलना होता था। इन्होंने बेल आउट किया इन्होंने बरतानिया के बॉर्डर के साथ। और जब इन्होंने बेल आउट किया तो क्या हुआ कि ये दुश्मन के इलाके में, जो ऑक्युपाइड इलाका था, वहां पे इनका पैराशूट गिरा। अब वहां से एरिक स्प्रॉसन दुश्मन के सिपाहियों की नजरों से बचते हुए अपने बॉर्डर की तरफ गए, और जब उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, उनको इत्मीनान हो गया कि ये सामने रॉयल एयरफोर्स के ट्रूप्स हैं, ग्राउंड ट्रूप्स हैं, फौजी हैं, उनको जाके अपना तारुफ करवाया। I'm Squadron Sprosson. I bailed out and here I am. My squadron number is this. My PA number is this, and this is my ID card. वहां से इनको पूरी तफ्तीश करके, और ये 1944 में हुआ, और इसकी एक ऑस्ट्रेलियन एक जर्नलिस्ट है, उसने बड़ी डिटेल में इनकी जो है ना ये एस्केप करने की कहानी जो थी वो लिखी। तो जनाब एरिक स्प्रॉसन इस कारनामे की वजह से, जहां पे वो बगैर गिरफ्तार हुए बड़ी होशियारी से दुश्मन के इलाके से एस्केप करके अपने ट्रूप्स में वापस आ गए। देखिए, जहाज गिर जाता है, पायलट का पकड़े जाना बहुत ही खतरनाक होता है हर तरह से। आप एक स्किल्ड मैन पावर आपकी चली जाती है, और दूसरे बहुत सारे राज और सारी चीज़ें वो जो आप समझ सकते हैं। तो जनाब उस वक्त रॉयल एयरफोर्स का एक एस्केपिस्ट क्लब था, यानी कि फरारियों का क्लब, जो कि दुश्मन के इलाके से कामयाबी से फरार होके आ गए, ये उस क्लब के मेंबर भी थे। बहरहाल जंग खत्म हो गई और इनकी प्रमोशन होती गई, विंग कमांडर बने, ग्रुप कैप्टन बने, और फिर ये लगभग इसी बरस में 1949-50 में ये एज ग्रुप कैप्टन रिटायर हो गए। 51 गालिबन 50 में, 1950 में। तो इनको फिर इनके एक्सपीरियंस की वजह से कि इनका एकेडमिक बैकग्राउंड भी था, इनका एयरफोर्स बैकग्राउंड भी था, इनको AST ने एज द फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स पब्लिक स्कूल सरगोदा सेलेक्ट किया। तो ये थी जनाब कहानी एरिक स्प्रॉसन की। इन्होंने सर्व किया और कमाल की ट्रेडिशंस ये बना के गए, और मैं कहता हूं कि उस स्कूल एज वन ऑफ द एक्स प्रिंसिपल्स, मैं कहता हूं कि इनकी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उस इदारे को इस्टेब्लिश करने में, उसकी रिवायत बनाने में, उसकी ट्रेडिशन बनाने में। ये बड़े कमाल की बात थी। चीयर्स टू मिस्टर एरिक स्प्रॉसन। अब इनके साथ जो दूसरे थे, मिस्टर जी स्टॉट, हार्डकोर एकेडमिशियन, हार्डकोर टीचर, और कहां के पब्लिक स्कूल कौन सा? चिगवेल। नाउ Srigodians, if you are Srigodian, listen to me very carefully. आपकी एक
अंटिल 1965-66 एक चैंपियनशिप ट्रॉफी होती थी जिसको चिगवेल शील्ड कहते थे। बाद में जब कायदे आजम शील्ड रहमान कुरैशी साहब ने इंट्रोड्यूस कराई तो चिगवेल जो थी वो स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी जो थी ना, जो स्पोर्ट्स में चैंपियनशिप जीतता था सारी स्पोर्ट्स के मिला के, उसको चिगवेल शील्ड दी जाती थी। मिस्टर जी स्टॉट वॉज वन ऑफ द एक्स हाउस मास्टर्स ऑफ चिगवेल स्कूल। द चिगवेल इज द सेकेंड ओल्डेस्ट पब्लिक स्कूल ऑफ यूके। सबसे पुराना लगभग 17th सेंचुरी के शुरू में वो रग्बी था और रग्बी के बाद चिगवेल बना, तो बड़ी ट्रेडिशन थी उनकी। तो मिस्टर जी स्टॉट जो थे वो वहाँ के पढ़े हुए थे, उसके बाद वो शिमला में भी पढ़ाते रहे। तो वो उनको भी इस टीम के साथ बतौर हेडमास्टर लगाया गया क्योंकि एकेडमिक पार्ट जो था उसके ऊपर ज़्यादा उनका जोर आना था। तो जी स्टॉट जो थे वो चूँकि उनकी एक ट्रेडिशन है कि जो चिगवेल स्कूल के पुराने टीचर्स होते हैं, एलुमनाई की मैं बात नहीं कर रहा, उनको फ्रेंड्स ऑफ चिगवेल का एक नाम से, जैसे एलुमनाई का एक बना होता है ओल्ड बॉयज सरगोदियन, ओल्ड बॉयज चिगवेल, वहाँ पे जो फैकल्टी में रहे हैं उनका एक होता था जिसको वो कहते थे फ्रेंड्स ऑफ चिगवेल। तो जनाब ये ट्रॉफी वो अपने साथ, ये शील्ड चिगवेल वो वहाँ से मिस्टर जी स्टॉट लेके आए थे और ये जो थी उन्होंने रॉयल पीएफ पब्लिक स्कूल सरगोदा को प्रेजेंट की एज द चैंपियनशिप ट्रॉफी, तो जो 1966-67 तक चलती रही और फिर इसमें चैंपियनशिप के लिए कायदे आजम ट्रॉफी आ गई और ये जो थी। अब जाते जाते एक बात, ये दो तो हो गए, सबसे पहले जो पाकिस्तानी एम्प्लॉय थे, सबसे पहले तकरीबन वही दिसंबर 1952 में उनको जो भर्ती किया गया वो थे मिस्टर रशीद। अगर आप 70s में रहे हैं तो ये OIC सिविल एडमिन थे वहाँ पे। अगर आप स्ट्रासन के साथ रहे हैं तो ये लाइब्रेरियन भी थे शुरू में रशीद साहब, और ये उनके सेक्रेटरी भी थे, सेक्रेटरी टू द प्रिंसिपल, एंड लेटर ऑन रशीद साहब वाज सेक्रेटरी टू कैचपोल एंड देन फॉर सम टाइम कैचपोल फिर बाद में अगर आप जानते हैं वो AR वारिस साहब थे, उनको वो हसन अब्दाल से साथ ले आए थे, वो स्टोरी फिर कभी आपको सुनाऊंगा। और तो ये रशीद साहब पहले एम्प्लॉय थे और बड़े मजे की बात है, ये जिम खाना कराची में कोई जॉब करते थे, इन्होंने शिमला से कनेक्शन देखिए कैसे चीजें जोड़ रही हैं। इन्होंने शिमला से मैट्रिक किया प्री पार्टीशन और शिमला के उस स्कूल से किया जहां पे मिस्टर जी स्टॉट इनके टीचर थे, और जी स्टॉट ने जो चिगवेल की हिस्ट्री लिखी है उसके अंदर रशीद साहब का जिक्र उन्होंने किया हुआ है। और रशीद साहब जिम खाना कराची में थे, मेरी उनसे बात हुई, मेरे साथ वो मेरे बड़े उन्होंने हेल्प की कॉलेज की हिस्ट्री को कंपाइल करने में, क्योंकि उन्होंने उनके सब आंखों देखे वाक़यात थे। तो उन्होंने बताया कि जिम खाना में था तो मुझे किसी ने कहा कि आप यू वॉन्ट टू गो फॉर दिस जॉब एट सरगोदा, एक नया इंस्टीट्यूशन खुल रहा है। उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने ये है। देन उनको उन्होंने कहा कि आप यू गो एंड मीट समबडी, नेम उनको नाम बताया कि सो एंड सो, तो मैं सरगोदा आया एंड दिस इज हाउ आई वाज सिलेक्टेड एज द फर्स्ट पाकिस्तानी मेंबर ऑफ द AST टीम। तो पहली एंट्री वाले, सेकेंड एंट्री वाले, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपके लिए पहले दिन उस ओडियन ब्लॉक में जब आप 11 साल 12 साल की उम्र में पहुंचे होंगे तो आपका जो मंजी बिस्तरा, जो आपकी बेडिंग, इन चीज़ों का इंतज़ाम किया था वो रशीद साहब ने किया था। तो जनाब ये थी PAF पब्लिक स्कूल, रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स पब्लिक स्कूल बनने की इब्तदाई दास्तान। कहानियाँ तो बड़ी तवील हैं, इसके ऊपर और भी बात हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ तक। और दिल चाहेगा आप मुझे बताइए, और भी कहानी आपको PF स्कूल की, PF कॉलेज की सुनाऊंगा। और लेकिन मेरी गुजारिश होगी उन लोगों से जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं कि जो इसका ऑब्जेक्टिव था प्लीज़ उसको मत चेंज कीजिए। देखिए ये जो एज ग्रुप रखा गया था 11 से 17 साल, 12 से 17 साल, ये जो ब्रिटिश पब्लिक स्कूल्स हैं, अमेरिका में पब्लिक स्कूल कहते हैं सरकारी स्कूल को, जैसे हमारे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं। यूके में कहते हैं ये वो जिसको उन्होंने 17th सेंचुरी में बहुत रिसर्च के बाद, और जब उन्होंने स्कूल्स को चर्च से अलग कर दिया था, उस वक्त उन्होंने ये बनाए थे।
और ये कॉन्सेप्ट था कि ये एज ब्रैकेट है जिसमें बच्चे की पर्सनैलिटी को ग्रूम किया जा सकता है, उसकी नफ्सियात को बेहतर किया जा सकता है। तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है कि इस कॉन्सेप्ट को मत चेंज करें। ये बीच में करना पड़ा था 1973 से 89 तक, उसकी वजूहत और थी, और उसके बाद जैसा ये आज है इसको इसी तरह परवान चढ़ाइए। पाकिस्तान की खिदमत करता रहेगा। अपना ख्याल रखिए, पाकिस्तान का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।